तो हे गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो मैं जो हूँ आज जो आपका 29 तारीख को एग्ज़ाम होगा वीकली टेस्ट का, उसका जो है मैं ओरिजिनल टाइप का ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, ये रेल प्रोजेक्ट के तहत होता है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको जो है यहाँ पर कितना सभी एग्ज़ाम का तैयारी कराया जाता है, मतलब फाइनल एग्ज़ाम का, वीकली टेस्ट का। उसके बाद और क्या होता है, जैसे कि और होता है न्यूज़ एंड क्विज जो डेली पूछा जाता है, उसका भी यहाँ पर तैयारी किया जाता है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और हमारे चैनल पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी होने वाला है। किसके एग्ज़ाम के लिए? फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप ये क्वेश्चन सभी को याद कर लेना। क्या कर लेना? याद कर लेना। आप ही का प्रॉफिट होगा याद करने से। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो देख सकते हो, इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निरंकुशवाद, उदारवाद, रूढ़िवाद, राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं? तो इसको जो आंसर होगा ये क्या होगा? राष्ट्रवाद। किसी भी राष्ट्र की सामूहिक भावना के पैदा, इस सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ऑनेस्ट्रेट रेनन कौन थे? ऑनेस्ट्रेट रेनन कौन थे? ऑनेस्ट्रेट रेनन कौन थे? फ्रांसीसी दार्शनिक, जर्मन दार्शनिक, रूसी दार्शनिक, ब्रिटिश चित्रकार। ओके, तो कौन थे? और ऑनेस्ट रेनन कौन थे? तो ये थे फ्रांसीसी दार्शनिक। ठीक है, क्या होगा? फ्रांसीसी दार्शनिक। ठीक है, और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर हमारे अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नीचे। ठीक है, वहाँ से जाकर जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर जो है फाइनल एग्ज़ाम का भी जो एग्ज़ाम होता है उसका भी क्वेश्चन अपलोड किया दिया जाता है वहाँ पर। और क्या होता है, और होता है जो न्यूज़ एंड क्विज डेली पूछा जाता है उसका भी अपलोड किया जाता है, और वीकली टेस्ट का जो भी क्वेश्चन आता है ओरिजिनल तभी अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको जुड़ना ना भूलिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, तो चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो किस क्रांति के साथ हुई? यहाँ पर लिखा है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, और इटली क्रांति। ओके, क्या होगा? फ्रांसीसी क्रांति। और बोलेगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789। और डेट पूछेगा तो कब हुआ था? 14 जुलाई। ठीक है, ऐसे में नहीं लिखा रहता है, वो होता है जुलाई 1784, 89, या सॉरी 84 हो गई, 89। ओके, तो चलो अब चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया? मतलब नेपोलियन को हराया। ओके, किन देशों ने? ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस। उसके बाद बोल रहा है ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया। सी बोल रहा है ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया, अमेरिका। तो इसका क्या हो जाएगा? किसने किसने मिलकर हराया था? ब्रिटेन ने मिलकर हराया था, रूस ने मिलकर हराया था, और प्रूसिया ने मिलकर हराया था, और प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। देखो यहाँ पर अमेरिका दिया हुआ है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये चारों देशों को। ओके, और ये जो चारों देश था, यह एक स्थान पर बैठक किया था। ठीक है, उस स्थान का नाम क्या था? आप कमेंट करके बोलना। ठीक है, और उस मतलब बैठक किया था, उसमें क्या हुआ था? जो
नेपोलियन जो नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन ने वहाँ पर बहुत सारा कानून लागू किया था, ठीक है, और सभी देश, बहुत सारे देशों को वो जीता था। तो वो जो जितने भी नेपोलियन ने बदलाव किए थे सब हटा दिया गया। क्या किया, ये सब देश मिलकर सब हटा दिया, ठीक है। और सिर्फ एक ही पूछ सकता है कि क्या बोलते हैं, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया ने नेपोलियन के किन कानून को बरकरार रखा। तो किन कानून को बरकरार रखा, जो 39 राज्यों का महासंघ बनाया था उसको बरकरार रखा। ओके, चलो अब आता है 5वां नंबर क्वेश्चन। एकीकरण के बाद जर्मन का सम्राट किसे घोषित किया गया। एकीकरण के बाद जर्मन का सम्राट किसे घोषित किया गया। किसी का, प्रसा के राजा विलियम प्रथम, रूस के राजा निकोलस, ऑटो वान बिस्मार्क, उसके बाद है काउंट कैमिलो काबूल। तो इसका कोई क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रसा के राजा विलियम प्रथम। तो इसका अगर प्रसा के राजा नहीं लिखा रहेगा तो सिर्फ लिखा रहेगा विलियम प्रथम। क्या हो जाएगा, विलियम प्रथम भी होगा, इसका नाम है ये विलियम प्रथम। चलो उसके बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, तथा फ्रांस, क्वेश्चन ये गलत लिख दिया यार, क्या बोल रहा है, तथा फ्रांस के बीच कूटनीतिक संधि। यार यहाँ पर क्वेश्चन एक थोड़ा टाइप गलत हो गया है। यहाँ पर होगा, क्या होगा, सार्डिनिया पिटवार। क्या होगा, सार्डिनिया, अगर कुछ गलती हो गया, सार्डिनिया बनना थोड़ा गलती हो सकता है। सार्डिनिया पिडमार्क, सार्डिनिया पिडमार्क तथा फ्रांस के बीच का कूटनीतिक संधि किसने किया था। तो सार्डिनिया पिडमार्क तथा फ्रांस के बीच कूटनीतिक संधि किसने किया था, करने के पीछे किसका हाथ था, बोल रहा है, करने के पीछे किसका हाथ था। ओके, तो किसका हाथ था, को यहाँ पर देख सकते हो, विक्टर एमैनुअल देती है, काउंट कैमिलो दे काबूर होगा, कापूर लिख दिया है, काबूर। यार बहुत यार टाइप सब उल्टा उल्टी कर दिया है, टाइप करने में बहुत गलत कर दिया है। उसके बाद गैरीवाल्ड, उसके बाद मैजिनी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा ये होगा विक्टर एमोनी, सॉरी काउंट कैमिलो दे काबूर, सॉरी गलती है ये, काउंट कैमिलो दे काबूर। सार्डिनिया पिटमार्क तथा फ्रांस के बीच कूटनीतिक संधि किसने किया था, काउंट कैमिलो दे काबूर। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव संसाधन नहीं है। जैव संसाधन कौन नहीं है, मनुष्य नहीं है, वनस्पति जात, यार क्या यार बहुत खराब टाइप, बहुत गलत कर दिया है, मनुष्य, वनस्पति जात, पशु और चट्टानें। तो क्या आंसर होगा इसका, कौन जैव संसाधन है, जैव संसाधन के वैसे संसाधन जो जीवित हो, क्या हो, जीवित हो, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जीवित पर मनुष्य तो जीवित है, जीवित प्राणी है ना, ये वनस्पति जात भी जीवित है क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपने भोजन बनाते हैं, ठीक है। पशुओं भी जीवित है, ठीक है, चलते हैं फिरते हैं, ये सब हो गया। तो ये चट्टानें जो है ना, ये क्या है, ये है हमारा संसाधन, मतलब जैव संसाधन नहीं है, जिन संसाधन नहीं है। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है। कौन, चट्टान मतलब खनिज, सौर ऊर्जा, निम्न में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद उसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, एक बार उपयोग करेंगे उसके बाद देखो माने ये मतलब ये कुछ है, इसको एक बार उपयोग कर ली तो वापस इसे बनाया जा सकता है, उपयोग कर सकते हैं, उसे कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। तो चट्टान को एक बार उपयोग करने से इसको उपयोग कर सकते, चट्टान क्या हो, नहीं कर सकते, ये विलुप्त हो सकता है। खनिज पदार्थ ये भी नहीं कर सकते, बट सौर ऊर्जा को कर सकते हैं, क्योंकि जब भी सूर्य का प्रकाश देगा तभी हम सौर ऊर्जा को बना सकते हैं। तो इसलिए ये हो गया नवीकरणीय योग्य संसाधन। ओके, उसके बाद बोला अनवीकरणीय योग्य
बागर और खादर किस प्रकार के मिट्टी है? बागर और खादर किस प्रकार के मिट्टी है? तो किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये काली मृदा है। बागर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? काली मृदा है। चलो अब 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? कितने क्षेत्र पर पठारी भाग है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत? 27%। ओके, ये होगा सही आंसर। चलो अब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो VBI है, ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। 5 नंबरिया 5 नंबरिया या 3 नंबरिया या 2 नंबरिया क्वेश्चन में यह सब क्वेश्चन छपने ही वाला है। ठीक है, अब बोल रहा है पहला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? 11 नंबर मतलब क्वेश्चन, कल्पना आदर्श क्या है? कल्पना आदर्श क्या है? कल्पना आदर्श क्या है? एक ऐसा आदर्श समाज जिसका संभव होना असंभव है, यूटोपिया भी कर। क्या रुको है थोड़ा, एक ऐसा आदर्श समाज जिसका संभव होना असंभव है। इसमें इतने अच्छे गुण होते हैं, इसे यह यूटोपिया भी कहते हैं। इसको मतलब समझ में नहीं आ रहा, देखो ऐसे मतलब एक कल्पना आदर्श मतलब क्या होता है? एक ऐसा आदर्श समाज मतलब इतना सुधारा हुआ समाज जिसका संभव होना ही असंभव है, मतलब संभव हो ही नहीं सकता। जैसे कि कोई बोल देगा आपको कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम है नहीं हो, क्या होगा? बोर्ड एग्ज़ाम ना होता तो अच्छा होता है। तो ये कौन अच्छा है? ये कभी पूरा होगा? नहीं होगा। अगर कोई बोल दे कि अगर क्या बोल दे, बिन लिखे ही मतलब कुछ भी कलम तक ना चलाए तो और उसे पास कर दिया जाएगा, 60% से पास करा दिया जाएगा। ये कौन पूरा होगा? नहीं होगा। ठीक है, चलो अब होता है 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? किसी भी नागरिक का अपने देश के प्रति प्रेम ही राष्ट्रवाद कहलाता है। यह नागरिक अपने देश के लिए मरने या मारने दोनों के लिए तैयार होता है। मतलब राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? वो अपने देश के प्रति प्रेम को ही राष्ट्रवाद का अर्थ लेते हैं। इसको भी लिख सकते हैं, किसी भी नागरिक का अपने देश के प्रति प्रेम ही राष्ट्रवाद कहलाता है। इतना दूर भी लिख सकते हैं। ओके, अगर 2 नंबर यह क्वेश्चन है तो मिल तो जाएगा ये नंबर। ओके, उसके बाद बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, क्या हो रहा है? 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या कारण थे? मतलब फ्रांसीसी जो क्रांति हुआ था उसमें क्या क्या कारण था? क्यों हुआ फ्रांसीसी क्रांति? क्या कारण था? सन 1848, रुको यार क्या हो रहा है? सन 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। क्या क्या कारण थे? मध्य वर्ग के शासन का प्रभाव, जो मध्य वर्ग थे जैसे कुलीन वर्ग, उसके बाद कुलीन वर्ग हो गया, ऐसे वर्ग था जो क्या कर रहा था? मध्य वर्ग पर प्रभाव कर रहा था, शासन कर रहा था। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है राजनीतिक दलों का संगठन का अभाव, उसके बाद बोल रहा है समाज का प्रसार और लुई फिलिप की नीति, ये सब था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इस क्रांति के सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप के ने इसका जो प्रमुख कारण जो क्या था? ये फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ, वही बोल रहा है 1848 में क्यों हुआ फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था उसका कारण अब पूछ रहे, अब मेन पॉइंट बोल रहा है। देखो यहाँ से थोड़ा, हाँ अब ठीक है, रुको यार ये तो क्या जो हो रहा है। हाँ अब देखो, इस क्रांति का प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। मतलब उसके जनता जो थे उसके प्रति नाराज हो गए थे। ठीक है, वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ था। मतलब इतना वो जो ये था लुई फिलिप, ये जनता के जो वो लोग जनता का जो असंतोष क्यों था? क्योंकि वो जो क्या था, मतलब लुई फिलिप था वो कोई काम ही नहीं कर रहा था, वो कर ही नहीं सक रहा था, काम कर नहीं पा रहा था जनता के लिए, इसीलिए जनता असंतोष हो गया। उसके बाद बोल रहा लुई फिलिप के निरंकुशवाद के वहाँ
मध्य वर्ग के प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उदारवाद मध्य वर्ग के लोग ने सावधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग में जोड़ दिया। ओके, अब 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। मारियान और जर्मेनियम कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? ये यार क्या चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? ठीक है, अब कोरा चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? ठीक है, क्या हो रहा? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र के जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। ठीक है, फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम से मारियान से जाना जाता है। किसको ना मारियान से जाना जाता था? तो मारियान। ठीक है, फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसे स्वतंत्र और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा कलगी के साथ दर्शाया गया। इसकी प्रतिमा सार्वजनिक चौक होता है ना, 4 रास्तों का होता है, वो चौक होता है, चौक पर लगाई गई। मारियान की छवि को सिक्के और डाक टिटो पर अंकित की गई, ताकि लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। ठीक है, अब बोल रहा है जर्मेनियम। ये तो हो गया मारियान का। जर्मेनियम क्या था? यह इसी तरह जर्मेनियम जर्मन का लोकप्रिय नाम था। ठीक है, जर्मेनियम बलूत वृक्ष के पत्तों मुकुट पहनाया गया, मतलब दर्शाया गया उसके, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। जो बरूत है ये वीरता का प्रतीक है। ओके, अब आ रहा है हम लोग का क्वेश्चन कि जोसेफ मात्सनी कौन था? जोसेफ मात्सनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था, जिसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और वह कार्बोनी नामक गुप्त संगठन का सदस्य था। 24 साल तक अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया और तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहले मसाई में यंग इटली, मसाई एक स्थान का नाम है, यंग इटली, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिससे सदस्य समान विचार को रखने वाले युवा थे। इसमें समान एक ही विचार था। क्या था इसका विचार? इटली का एकीकरण। ओके, अब मतलब मेजनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र के मनुष्य की प्रकृति ईसाई थी। वह इटली के प्रदेशों को एकीकृत कर राजतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वह राजतंत्र के घोर विरोधी थे, इसलिए मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ओके, हो गया। अब आता 16 लास्ट क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, अब यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला था वो किस तरह नेपोलियन बोनापार्ट ने सहायक किया? क्या बोल रहा है? यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिक को अभिजातीय फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिक को अभिजातीय वर्ग या परिवेश के बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मन और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे राजनीतिक और वास्तविक रूप से प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग विस्तृत हुआ, मतलब विस्तार हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन का सुधारवादी
दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नेताओं ने कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप के देशभक्ति की भावना प्रबल हुई। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।